गुड मॉर्निंग पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है दोस्तों। 27 अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज मैं और आपको करंट अफेयर्स जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डर में पढ़ाऊंगा, लेकिन कल से हो सकेगा तो आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो आज आप और बर्दाश्त कर लें, क्योंकि 3-4 दिन के लिए ऑफिस बंद था, इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा पाया। ठीक है, 27 अक्टूबर का करंट अफेयर्स है। और स्टार्ट करने से पहले जो करंट अफेयर्स को लेकर ऑनलाइन कोर्स चल रहा है वो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत ही मामूली है, 999 रुपये है। और 9919-521-555 पे कॉल करके इस कोर्स को ले सकते हैं। इसमें टेस्ट, वीडियोस, पीडीएफ और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं शो करते हैं वो सब भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और पीसीएस प्री के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आज दो दो ही क्वेश्चन है, सही बताओ आपको। पीसीएस वाला करंट अफेयर्स है तो दो ही क्वेश्चन है पीसीएस। मुझे फालतू फालतू क्वेश्चंस से मतलब नहीं रहता जो वनडे एग्जाम्स के लिए आ रहे हैं, या वनडे भी नहीं है, जबरदस्ती वाले क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये दो क्वेश्चन जो है ना, ये दो क्वेश्चन कम से कम 7-8 क्वेश्चन को जन्म देते हैं। करंट अफेयर्स के दो क्वेश्चन है, लेकिन जीएस के क्वेश्चन के साथ आप देखोगे मैं आज आपसे कम से कम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है मेंस का, तो आखिरी जो क्वेश्चन है वो मेंस का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को अंत तक, बाद तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको वो क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बीच में छोड़ के बाद भाग जाना, जल्द ये भागने वाली आदत छोड़ दीजिए। या तो आओ मत, और आओ तो पूरा तरीके से पढ़ो। ठीक है, नहीं तो फिर इस तरह से पढ़ाई नहीं होती जिस तरह से आप सोचते हो कि देखा और छोड़ा, देखा छोड़ा करा आपने। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए, मैं जरा ना, हाँ ये थोड़ा सा मैसेज से भी आता है। ठीक है, तो अब क्या है कि पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक है एलिमीनिया मुल्टीफ्लोरा फ्लोरा। इन नाम सुनिए, एलिमीनिया मल्टीफ्लोरा। अभी ये एक ना एक स्पीसीज मिली है, प्लांट की एक नई एक स्पीसीज मिली है। ठीक है, और ये कहाँ मिली है? ये मिली है केरला के अंदर। पलक्कड़ एक हमारा उसका डिस्ट्रिक्ट है केरला का, वहाँ मिली है। वहाँ के हिल रॉक्स, ग्रेनाइट की हिल रॉक्स है, वहाँ पर डिस्कवर हुआ एलिमीनिया मल्टीफ्लोरा। तो कई बार सवाल आपसे मिल जाता है कि भैया बताओ कि एलिमीनिया का जो ये जो स्पीसीज़ है, एल्मीनिया जेनेसिस स्पीसीज़ है, ये हमें कहाँ प्राप्त हुई है? तो वो केरला के पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में ये प्राप्त हुई है, ग्रेनाइट के पत्थरों के बीच में। तो एक बार सवाल मुझे याद है, इस सवाल पीसीएस में आया हुआ है। तो जो नई भी स्पीसीज़ है या कोई नया जानवर है, कोई कोई इंसेक्ट, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अगर वो हो रहा है तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में बन जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ बन गया। अमूमन ये जो मिलता है ये शैलो वाटर में और डैम्प हैवी सॉइल में मिलता है, जहाँ पे डैम मतलब कि पानी पूनी ज़्यादा भरा पड़ता है, उस तरह का, इस तरह दलदल वाली इलाका, दलदल वाली जगह पे ज़्यादा मिलता है आपको। इस तरह से ये प्लांट मिल जाता है। प्लांट की फोटो भी यहाँ नीचे देख रहे हो। अगर हम दलदल की बात करते हैं तो दलदल से याद आता है कि कौन सी गैस निकलती है दलदल के अंदर। यहाँ पे दो वर्ड मुझे याद आ रहे हैं। देखिए मैं ना करंट अफेयर जब से करता हूँ तो मैं ये, ऐसा नहीं होता कि मैं सारे क्वेश्चन मैं पहले से पढ़ के आता हूँ कि मैं डिस्कस करूँगा। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे जो मेरे दिमाग में आ रहा होता है, क्योंकि मैंने इतना सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ा है, पढ़ाया है, तो बहुत जैसे भी चीज़ देखता हूँ तो पचासों तरह के सवाल उससे जुड़े हुए मेरे दिमाग में आ जाते हैं। तो हो सके तो आप कॉपी या कहीं पे नोट कर लिया करो कि मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ तो आप नोट कर लिया करो कि मैं क्या क्या टॉपिक्स पे, हो सकता है मैं सारे टॉपिक्स डिस्कस ना करूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं क्वेश्चंस तो आपको यहाँ दे दूंगा। जैसे डैम सॉइल से मुझे ख्याल है कि भाई चलो सॉइल के तो हम इंडियन सॉइल का पढ़ेंगे, वो तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन डैम का मतलब होता है कि हम देखते हैं कि जो दलदली इलाका है वहाँ पर हम देखते हैं मीथेन जो है, मीथेन गैस बहुत निकलती है। डैम सॉइल के अंदर मीथेन गैस निकलती है। वहीं से हम बात करते हैं मीथेन जो होती है, ये एक आपका कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी जुड़ा हुआ है। कई बार एग्जाम में रैंकिंग आ जाती है कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। एक बार आया था सवाल, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, इनमें से कौन कौन सी हैं और सबसे ज़्यादा कौन सी है। तो ये सारे सवाल जो है आपको यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, फिर एक और जो चीज़ में आ रही है वो आ रही है ह्यूमस। अगर हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, अब आपको पता करें ह्यूमस क्या होता है। अब ह्यूमस के बारे में आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ह्यूमस क्या चीज़ होती है। ठीक है, और क्यों जरूरी होता है ये आपको मुझे बताना। तो इस तरह सवाल आते हैं। तो ये एल्यूमिनियम मल्टीफ्लोरा, ये केरला में प्लकट एक जगह है, वहाँ पर ये मिला है हमें। ठीक है, अब केरल की बात आ रही है तो सवाल और भी बन जाते हैं कि भाई केरल से जुड़े हुए दो सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं क्या हो सकते हैं। एक है केरल में ट्रीज। अब चूंकि केरल जो है वो, अब देखोगे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको, ये केरल में देखो आप कि केरल के अंदर
केरल का जो ये बना हुआ है, इसको थोड़ा सा करते हैं, केरल जो है वो अब समुद्र के किनारे किनारे है। तो आप ये देखो कि केरल के अंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ज़्यादा रहते हैं, एवर सदाबहार रहते हैं। अब सदाबहार पेड़, इसके दो सवाल बनते हैं। देखिए, सदाबहार पेड़ पहले तो केरल में है, तो केरल के अंदर सदाबहार पेड़ यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों हैं? अब इस ये बारे में पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट भी दो तरह के होते हैं, दो कई तरह के होते हैं वैसे तो। एक एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, एक हो गया डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। अब आपको तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या चीज़ है, डेसिडियस फॉरेस्ट क्या चीज़ है। यही सवाल अपने आप में एनवायरनमेंट का आ जाता है, ठीक है। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है तो ये यहाँ पर क्यों है, और डेसिडियस वैसे फॉरेस्ट अमूमन जो है इंटरनल इलाके में होते हैं यहाँ पर, वहाँ पर क्यों है? तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि जहाँ पर पेड़ों की अवेलेबिलिटी ज़्यादा, सॉरी पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, और जहाँ पानी थोड़ा कम कम आता है, ठीक है, तो वहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। अब इसको भी समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि अगर मान लो कोई पत्ती है, उस पत्ती के बस स्टेम मोटा होता है, यानी कि जो स्टेम मोटा जो होते हैं ये छेद होते हैं, छेदों से पानी जो है इवेपोरेट होता है, तो एक ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। अब ये क्या होता है ये आपको पता करना है। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को स्लो करने के लिए पेड़ अपने पत्तों से ये झड़ जाता है, यानी कि जिस तरह पसीना हमारे शरीर में निकलता है और हमारे शरीर का पानी जो बाहर निकल जाता है, तो उसको स्वेटिंग बोलते हैं, स्वेट करना। उस तरह से पेड़ों से पानी बाहर निकल जाता है, उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। अब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को कम करने के लिए पेड़ अपने पत्ते शेड कर लेते हैं, झड़ झाड़ लेते हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसे जगह पर जहाँ पर पानी कम होता है तो वहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट होगी। एक गर्मी के मौसम में अपने पेड़ जो है पत्ते झाड़ कर लेंगे, और गर्मी में और बरसात में वो उगा लेते हैं। लेकिन जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। पेड़ के पत्ते आते आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता जहाँ पर एक साथ पत्ते झड़ जाएं। इसीलिए वो हमें हमेशा पेड़ हरा भरा दिखाई देता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, पूरा टेक्निकल पूरा एनवायरमेंट समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, ये रिवर्स की बात करते हैं तो पेरियर, भारतपुजा भारतपुजा और पंबा, ये नदियाँ जो हैं ये है। तो कई बार पंबा और पेरियर, ये दो नदियाँ तो 100% एग्जाम में आई हुई हैं, तो पता होना चाहिए कि पेरियर कहाँ पर नदी है और पंबा नदी कहाँ पर है ये, ठीक है। तो ये होगी। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की। तो वेस्टर्न घाट्स में भी इसके अंदर देख लेते हैं। चलिए, अब इसके अंदर एक चीज़ देख लेते हैं। हमारे दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, एक समझिएगा। पहला है नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स। आपको पता है ना वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स के पढ़े केरल वेस्टर्न घाट्स पे। अब आपको पता करना मालाबार हिल्स क्या होते हैं। मालाबार कहाँ पर होता है, मालाबार कौन सा इलाका है, मालाबार कोरमंडल कहाँ पे इलाका है, ये आपको पता होना चाहिए। आप आंसर में लिखो माराबल, माराबार, कोरमंडल, ये दोनों कौन सा इलाका है, एग्जाम यूपीएससी में सवाल पूछा गया है। तो ये इलाका जो है ये नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट है, और फिर एक सेंट्रल वेस्टर्न घाट है। यहीं पर आपका देखिए नीलगिरी है, तो नीलगिरी दिख रहा है आपको, ये नीलगिरी है। और नीलगिरी के अंदर अभी थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, नीलगिरी के एक इलायची पहाड़ियाँ भी होती हैं, तो यहाँ पर इलायची पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी भी है और इलायची पहाड़ियाँ वो है, वो भी चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब है नॉर्दर्न पार्ट्स में आपका अगर पढ़ लेते हैं, केरल में ब्रह्मगिरी हिल्स है, सदर्न पार्ट्स में अगस्त्यमलाई है। नीलगिरी जो है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अनामुडाई जो हाईएस्ट पीक है। तो कई बार सवाल पूछते हैं आपसे कि नीलगिरी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो अनामुडी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एग्जाम में और एक लेवल आपके लेके जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और डिस्कस आपसे करने जा रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे देखो आप, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा देखते मैं बड़ा कर लेता हूँ उसको अंदर। सवाल यहाँ बन जाता है, कई सवाल बनते हैं आपको। अभी तो ये आपने नीलगिरी हिल्स देखी है, ठीक है। नीचे यहाँ पे जो उसकी है वेस्टर्न घाट की अनाईमुडी है, ठीक है। एक इलायची पर्वत जो कोरोमंडल हिल्स यहाँ पर हैं, ठीक है। पलेनी हिल्स वहाँ पर हैं ये, ठीक है। तो ये आपको तो एक बार सवाल यूपीएससी में आया था कि भैया इन तीनों का रेंज बता दो, तो ऊपर से नीचे तक जाने में। तो नीलगिरी हिल्स, अनामुडी रेंज और कोरोमंडल है ये, ठीक है। अच्छा, एक आता है घाट, पाल घाट, ये देख रहे हैं घाट। घाट का मतलब होता है जैसे कि पासेस, ठीक है। जैसे कि पहाड़ होता है, ऐसे पहाड़ होते हैं, तो बीच में स्पेस खाली होती है, तो ये नेचुरल पासेस होते हैं। अमूमन यहाँ से रिवर निकलती रहती हैं, ठीक है, इन्हें पासेस बोलते हैं। तो पासेस के ऊपर एक सवाल बन ही जाता है, दर्रों के ऊपर पासेस बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पर घाट है, तो पाल घाट केरल के अंदर एक भोर घाट है, भोर घाट आता है, थार घाट आता है। तो भोर घाट, थार घाट ज्योग्राफी का है, ये किसको कहाँ से जोड़ते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ भैया कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ, मैं सिर्फ सवाल बताता रहूँगा, आप बस नोट करते आना, और आप देखेंगे इतने सारे सवाल आपके बन जाएंगे कि एग्जाम क्रैक करना चुटकियों का काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया में आ जाता है। अब एक सवाल, जो दूसरा सवाल हम आज का है, वो है भाई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इम्पोजेस लगभग 1,000 करोड़ रुपया पेनल्टी ऑन गूगल, गूगल पर
कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने 1,000 करोड़ का फाइन लगाया है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है गूगल जो है वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करता है, यानी जो उसका प्ले स्टोर में जो पॉलिसीज बना रखी है वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस किसने लगाया है? CCI ने, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। किस पे लगाया है? गूगल के ऊपर लगाया है। अब देखिए यहाँ से पहला सवाल तो बन जाएगा कि गूगल पे किसने फाइन लगाया है, तो CCI ने लगवा दिया है, ठीक है। अच्छा, 1,000 करोड़। अब लेकिन मेन समझ में आता है, मैंने आपसे कहा कि सवाल है वो है कि एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर क्या है, ये प्रैक्टिसेस क्या है जिसके कारण सरकारें जो देखिए पहला तो ये चीज़ होती क्यों है। देखिए कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन तक नहीं होगा तो आप कस्टमर को नुकसान होता है। जितना कंपटीशन रहेगा तो कंपनियां बेटर प्रोडक्ट देती हैं, अपनी सर्विसेज बेटर करेंगी, साथ में क्या होगा कि कस्टमर को भी फ़ायदा होता है कि ऑफ मिल जाता है या प्राइस कट रहता है, क्योंकि कंपनीज आपस में प्राइस वार करती हैं तो कंज्यूमर को बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन क्या होता है कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कुछ कंपनीज इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो अपना कंपटीशन खत्म करने की कोशिश करती है कि कोई कंपटीशन रहेगा नहीं। सरकार कोशिश करती है कि ऐसा ना हो कि पूरी मोनोपोली जो एक व्यक्ति के हाथ में, एक कंपनी के हाथ में आ जाए, तो इसके लिए वो कंपटीशन की पॉलिसी बनाती है कि हाँ, एक इक्वल प्लेइंग फील्ड रहनी चाहिए जिसमें सब लोग अपना एक पार्टिसिपेट कर सके और अल्टीमेटली सबको फायदा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब कंपनीज कुछ गलत पॉलिसीज बनाती हैं, कुछ गलत प्रैक्टिसेस करती हैं, तो सरकार उन पर फाइन लगाती है। तो कुछ ऐसी एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर्स की हम बात करते हैं जिसमें होता है प्राइस फिक्सिंग एंड मार्केट शेयरिंग। कभी कभी कोई कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी है, विंडोज़ लगभग 90% से ज़्यादा उस पर कंप्यूटर में चलता है। तो वहाँ पर कई बार हम देखते हैं कि वो एक एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मोनोपोली है। दिक्कत है, गूगल की भी यही हालत है, इतनी ज़्यादा मोनोपोली है कि दूसरे को मौका नहीं लग पा रहा है, ठीक है। प्राइस जो ये प्राइस डिसाइड कर लेते हैं तो वही प्राइस हो जाता है, तो प्राइस फिक्सेशन की बात क्या आती है। फिर डंपिंग एंड रिड्यूस द प्राइसिंग टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन। कभी कभी इतना कम पैसा कर देते हैं, इतना कम पैसा कर देते हैं कि वो डंपिंग हो जाता है। अब जैसे कि आपका जियो ने किया, जियो ने इतना सस्ता कर दिया, इतना सस्ता कर दिया कि बहुत दिक्कत आ गई। तो कंपनीज़ को, जो बड़ी बड़ी दूसरी कंपनीज थी वो ख़त्म हो गई, चली गई, और दूसरी कंपनीज़ को फिर वो बड़े समस्या। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो डंपिंग करना, वो एंटी प्राइसिंग, जो प्राइस रिड्यूस करना, कंपटीशन खत्म करने के लिए, ये भी डंपिंग उसमें आता है, ये सॉरी एंटी कंपटीशन में आता है। या प्राइस बहुत हाई कर दो कि भाई अब आपकी मोनोपोली है और आपने अपने प्रोडक्ट, आपको लगा कि इससे ज़्यादा तो फ़ायदा मुझे, सारा फ़ायदा मुझे होना चाहिए और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो आप जो मैं कहूँगा उस लोग मानेंगे, तो आपने उस पर प्राइस हाई कर दिया उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। फिर आपने क्या, रिफ्यूज़ल टू डील डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। कि रिफ्यूज़ल टू डील यानी कि, या डिस्क्रिमिनेट करना, यानी कि भाई आप जानबूझ के किसी के साथ पॉलिसी बिजनेस ना करो, किसी को रोको, इस तरह की बात करो। पेटेंट का मिसयूज़ करो। अगर आपके पास पेटेंट्स हैं तो आप बोल रहे हो कि नहीं, अगर मुझे इतना पैसा मिलेगा तभी मैं किसी को कराऊंगा, मेरे सारी अथॉरिटी मेरे पास है, सारी पावर मेरे पास है। और आपको, अगर सरकार को लगता है कि ये जो आपने, जो आपके पास जिस चीज़ का पेटेंट है वो आम पब्लिक के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो सरकार फिर आपको इस तरह की हरकत करने नहीं देगी, ठीक है। या प्रोटेक्शनिज्म हो गया, यानी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज एक्टिंग एज अ बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि आपने, सरकार ने क्या किया, सरकार ने इम्पोर्ट बचाने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए, यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। तो ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो एक एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस होती है, चाहे सरकार करे चाहे कंपनी करे, सबके लिए होता है, ठीक है। तो CCI ने गूगल के ऊपर लगाया क्योंकि उनको लगता है कि प्ले स्टोर पर जो पॉलिसी बनी है वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। कॉम्पिटिशन को बढ़ावा नहीं दे रही है, ये मिस यूज़ हो रहा है ये, ठीक है। तो एक कुल ये 2 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि मैं इस क्वेश्चन से ज़्यादा जो मैंने बाद में अंदर चीज़ें पढ़ी हैं, समझाई हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उनको उस तरह से पढ़ने की कोशिश करिएगा। किसी भी टॉपिक को आप मल्टीपल डायरेक्शन से जब तक नहीं सोचोगे तब तक वो टॉपिक कवर नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसी तरह से वीडियो करंट अफेयर्स देखते रहिए। धन्यवाद।